हेलो दोस्तों, तो आप सभी को मोस्ट वेलकम हो गया इस टेक्नो योद्धा यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी लोग को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज क्या है, मकर संक्रांति है। और आज के बाद जो क्लास होगा यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है आपके लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे थे, और जिसमें आप लोग क्या करते हैं, कम से कम वीडियो जब देखते हैं तो उस लाइव में आप क्या करें, कमेंट, वीडियो पे क्या करें, कमेंट करें। और उसमें हम क्या करते हैं, आंसर आप लोग का देखते हैं। और आप लोग कभी कमेंट करते नहीं है, हम बार बार बोलते हैं आप लोग को कि कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइए। और आप लोग अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए। और जब आते हैं लाइव में तो कम से कम एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का अगला ऑब्जेक्टिव सीरीज हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जुड़े रहिए हमसे, हम आंसर भी देखेंगे और उसका रिप्लाई आपको देते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को आज देखते हैं। विद्युत मोटर बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो विद्युत मोटर होता है वो किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थोड़ा देर वेट करते हैं और फिर इसका आंसर हम बताते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। अगला है ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत मोटर क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत मोटर का यही काम होता है कि वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। SnCl2 है, ऑक्सीकारक है, अवकारक है, ऑक्सीकारक एवं अवकारक है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि SnCl2 क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, अवकारक होता है, ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। आप जानते हैं ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में। ऑक्सीकारक यानी कि किसी पदार्थ में या किसी यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग, और किसी पदार्थ से या किसी यौगिक से क्या होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। अवकारक क्या होता है, अवकारक वह होता है जिसमें किसी यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अवकारक। SnCl2 क्या होता है, एक अवकारक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन था Fe2O3 की अभिक्रिया 2Al के साथ कराते हैं तो बनाता है Al2O3 और प्लस के Fe बनाता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, वियोजन, अच्छा एक पहला ऑप्शन था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा था द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा था वियोजन अभिक्रिया, चौथा था विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा, Fe2O3 की अभिक्रिया अल्युमिनियम के साथ करा रहे थे तो बना रहा था Al2O3 और बनाया क्या, 2Fe। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, पहला संयोजन अभिक्रिया तो होगा नहीं, द्विविस्थापन होगा नहीं, वियोजन तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना का कारण है, जमने का कारण है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है। यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका जमने का क्या कारण होता है, उपचयन होता है, अपचयन होता है, निर्जलीकरण होता है, जलांश होता है। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद अगला आंसर हम बताएंगे इसका।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का कारण क्या होता है? अब उपचयन तो होगा नहीं, ठीक है, उपचयन तो होगा नहीं, अपचयन भी नहीं होगा, निर्जलीकरण भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलांश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है CaCl2 NH4 के होल 2 CO3 NH3 NH4 Cl NaCl CaOH के होल 2 CaOH के होल 2 NaCl NH4 के होल 2 इंटू के CO3 NH3 और ऑप्शन डी है NaCl NH3 CO3। बताइए क्या होगा साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए कच्चा आवश्यक पदार्थ। तो इस साल्वे विधि से बनाने के लिए Na2CO3 के लिए कच्चा पदार्थ क्या क्या जरूरत पड़ता है? तो कच्चा पदार्थ जो पहला हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अमोनिया हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाहरी स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन होता है जो अंतःस्रावी और बाहरी स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? पहला कान, आंख, नाक, दिमाग। इसका आंसर क्या होगा? ये तो आसान होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? सीधा पहला कान तो होगा, कान से आप क्या करते हैं? वॉइस को सुनते हैं, आवाज को सुनते हैं। ऑप्शन बी आंख, आंख से आप देखते हैं, आंख नहीं रहेगा तो आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। नाक, यदि नाक नहीं रहेगा तो आप सुन पाएंगे कोई भी चीज को? नहीं सुन पाएंगे। और जो डी ऑप्शन है दिमाग, ये दिमाग नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, दिमाग का सिर्फ काम होता है ये नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं हमारे शरीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ये संवेदी ग्राही अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी और उपरोक्त सभी। समजात अंग के बारे में आप जानते हैं कि वैसा प्रकार के अंग होता है जो दृष्टि और संरचना के आधार पे क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन कार्य क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। तो उसको हम कहते हैं समजात अंग। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद होगा, हमारा दांत और हाथी के दांत होगा, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी होगा, या उपरोक्त सभी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए नंबर, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। यानी कि हमारा जो हाथ होता है और जो कुत्ता का अगला अग्रपाद होता है वो दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। संरचना क्या होता है? समान होता है। लेकिन हम लोग हाथ का यूज क्या करते हैं? खाने के लिए करते हैं, लिखने के लिए करते हैं,
लेकिन कुत्ता क्या करता है, उसको चलने के लिए करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। कौन सा लक्षण है जो वंशागत नहीं होता है? इसका आंसर बताइए। वंशागत कहने का मतलब जानते हैं कि क्या होता है, पैतृक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब ट्रांसफर होता है तो उसको क्या कहते हैं, वंशागत लक्षण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आपके मम्मी पापा का जो लक्षण होता है वो क्या होते हैं, आप में जाते हैं, तो वैसे प्रकार के लक्षण को हम क्या कहते हैं, वंशागत कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा है, कौन सा अभिलक्षण है जो वंशागत नहीं होगा। पहला था आंख का रंग, ये वंशागत होते हैं। दूसरा है चमड़ी का रंग, ये क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। तीसरा ऑप्शन है शरीर का आकार, इस पे डाउट रखिए इसको। अगला बाल की प्रकृति, ये भी क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। लेकिन जो शरीर का आकार होता है ना, ये शरीर का आकार वंशागत नहीं होते हैं। ठीक है, शरीर का जो आकार होता है वो वंशागत नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, निम्न में से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा? घास, गेहूं तथा आम, ये तो करेगा नहीं आहार श्रृंखला का निर्माण। घास, बकरी, मानव, अच्छा इसको रहने दीजिए थोड़ा सा। बकरी, गाय, हाथी, ये भी आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करेंगे। घास, मछली तथा बकरी, ये तो और नहीं आहार श्रृंखला का निर्माण करेंगे। तो कौन हो जाएगा, पहला क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, घास, बकरी तथा मानव, ये क्या करते हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से सभी। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा होगा? टिश्यू पेपर होगा, केले का छिलका होगा, थर्मोकोल होगा, या इनमें से कोई नहीं। ये तो अजैव निम्नीकरणीय कचरा होगा नहीं, जैव निम्नीकरणीय कचरा होता है। ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्मोकोल। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, थर्मोकोल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा गैस होता है जो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में अधजले शव को फेंकना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में अधजले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। क्या होगा इसका आंसर?
पहला ऑप्शन है गंगा में मछली का पालना, गंगा में कपड़ा का धोना। पहली बात कि आप गंगा में जाके क्या करेंगे, कपड़ा को धोएंगे तो उससे तो गंगा प्रदूषण होगा जी, तो ये तो ऑप्शन होना नहीं चाहिए। गंगा में अध जले शव को बहाना, यदि आप क्या करेंगे आधा जले हुए लाश को क्या करेंगे गंगा में बहाएंगे तो क्या उससे गंगा प्रदूषण नहीं होगा, होगा ही, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट को उत्सर्जन, यानी कि आप क्या किए फैक्ट्री में काम किए, उसमें से जो भी रासायनिक पदार्थ निकला उसको गंगा में बहा दिए तो उससे गंगा प्रदूषण नहीं होगा, होगा ही, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं, यानी कि गंगा में मछली का पालन करना, ये सही है, इससे गंगा प्रदूषण नहीं होगा। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, ऑप्शन है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, आंसर होगा सी नंबर 25 सेंटीमीटर, ठीक, तो ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल या रेटिना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग है कॉर्निया, नहीं कॉर्निया तो होगा नहीं जी, परितारिका भी नहीं होगा, पुतली भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दृष्टिपटल या रेटिना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल, अवतल, वलयाकार, बाइफोकल। मानव नेत्र जो होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है या किस प्रकार का, आंसर हो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठंडा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठंडा में बच के रहिएगा आप लोग, ठंडा नहीं मार दे, नहीं तो एग्जाम का तैयारी भी नहीं हो पाएगा अच्छा से, ठंडा मारेगा तो। अगला क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल के द्वारा, पक्षमाभी द्वारा, परितारिका द्वारा। इसका आंसर क्या होगा, अभी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, पिछले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़े थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा पक्षमाभी द्वारा, ठीक है, ये पिछले वीडियो में हम लोग क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे, तो ये क्वेश्चन को रिपीट आ गया। अगला क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मान होगा कितना होगा, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 8 मीटर, 10 के पावर माइनस 11 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, बैगनी, लाल, नीला, पीला। इसका आंसर क्या होगा। अब जानते हैं कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होगा, तो किसका होगा, लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। तो आप लोग क्या करें, कम से कम वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये तो अच्छा बात नहीं है, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी ना हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आप लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो कम से कम सपोर्ट करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? अवतल, उत्तल, बाइफोकल, बेलनाकार। बताइए। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? आप जानते हैं कि तीन तरीके के दोष होता है। पहला कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो उसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं? दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता, तो उसको क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और एक और होता है जरा दूरदर्शिता, यानी कि जिसमें ना ही निकट की वस्तु दिखाई देता है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देता है। तो निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे? अवतल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल। तो पहली बात कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, और ज्यादा दूरदर्शिता में क्या करते हैं? बाइफोकल का यूज करते हैं। बाइफोकल, ठीक है, बाइफोकल। यहाँ पे आपका 3 ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर लिए? कंप्लीट करवा दिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का, कांच की सिल्ली का, प्रिज्म का। यह क्वेश्चन जो था मॉडल पेपर में था, ठीक है। मॉडल पेपर में हम इस क्वेश्चन को कराए थे। तो स्पेक्ट्रम को हम किससे प्राप्त करेंगे ये बताइए। पहला उत्तल लेंस से तो प्राप्त करेंगे नहीं, अवतल दर्पण से प्राप्त करेंगे नहीं, कांच की सिल्ली से प्राप्त नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा जी? प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रिज्म का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी ऊपर क्वेश्चन कराया है, फिर आ गया क्वेश्चन बहुत अच्छा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उसमें दोष होता है। दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, या वर्णांधता होता है। बताइए। अभी बताया ऊपर में, इसका आंसर तो अभी बताया है जी। बोले हैं कि जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है उसको निकट दृष्टि दोष, और जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है तो उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या था? जो निकट की स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है, साफ नहीं देख सकता, तो उसको उसमें कौन सा दोष होगा? उसमें हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। या निकट की वस्तु नहीं देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? जो श्वेत प्रकाश होता है कितने रंगों के मेल से बनता है? 4, 3, 5, 7। ये तो आसान क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? 7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए फिर से एक बिंदु आ गया, फिर एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो इस पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, शून्य, अनंत। इसका आंसर क्या होगा बताइए। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, शून्य, अनंत। यहाँ पे अधिकांश लोग गलत करेंगे और क्या लगा देंगे? 25 सेंटीमीटर, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से
द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जारा दूरदर्शिता और मोतियाबिंद। अभी बताएं ऊपर, अभी क्लियर किए थे ना कि हम क्या करते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, दूरदृष्टि के लिए उत्तर, और एक जारा दूरदर्शिता होता है जिसमें क्या होता है, दोनों दोष पाया जाता है, तो उसके लिए हम बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा सी नंबर, जारा दूरदर्शिता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, जारा दूरदर्शिता। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जारा दूरदर्शिता, समंजन, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। इसका आंसर क्या होगा, बताइए। मानव नेत्र, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर पे जाएंगे। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है, समंजन। क्या होगा, समंजन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। ये जारा दूरदर्शिता तो होगा नहीं, निकट होगा नहीं, दीर्घ होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, समंजन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। पहला लाल तो होगा नहीं जी, नारंगी होगा नहीं, हरा होगा नहीं, तो नीला होगा। क्या होगा, नीला। आप देखते हैं इसी कारण से क्या होता है, आकाश नीला रंग का भी प्रतीत होता है। ठीक है, अगला है, एक स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। जो एक स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 रंग होते हैं, तो उस 7 रंग में क्या कौन सा रंग होता है जिसका झुकाव सबसे अधिक होगा। पहला ऑप्शन है लाल, पीला, बैंगनी और हरा। तो ऐसे क्वेश्चन में 2 यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा कि एक स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, और दूसरा हो सकता है कि एक स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है। तो पहला सबसे कम क्यों हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा लाल। ठीक है, और सबसे अधिक किसका हो जाएगा जी, बैंगनी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बैंगनी। ठीक है, और सबसे कम पूछेगा तो क्या होगा, लाल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है कॉर्निया, पुतली, लेंस, आइरिस। इसका आंसर क्या होगा, जब नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करते हैं तो परिमाण को नियंत्रित कौन करता है, कॉर्निया करेगा, पुतली करेगा, लेंस करेगा, आइरिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला कॉर्निया तो ये प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता नहीं है, पुतली भी नहीं करेंगे, लेंस भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आइरिस। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है, उजला दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। इसका आंसर क्या होगा,
ये इसका पहला नीला तो दिखाई देता नहीं है जी, उजला दिखाई देगा नहीं, लाल दिखाई देगा नहीं, तो अंतरिक्ष यात्री को कैसा आकाश दिखाई देता है? लाल दिखाई वाले काला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर काला। आकाश का रंग नीला होने का कारण है परावर्तन। आकाश का नीला होने का कारण होता है परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, प्रकीर्णन होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? आकाश का जो रंग, यानी कि क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं एक बार। आकाश का रंग नीला होने का कारण होता है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का नीला रंग होने का कारण क्या होता है जी? प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, पहला परिवर्तन तो होगा नहीं, अपवर्तन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा बता दीजिए। क्वेश्चन था, फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। देखिए अब यहाँ पे आ गया, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? अभी बताया ऊपर में, बैगनी, नीला, पीला, लाल। अभी बताया ऊपर कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका हो जाएगा? सबसे अधिक हो रहा था बैगनी का। ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा जी? लाल का हो जाएगा, अभी बताया ऊपर में। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? लाल, हरा, पीला, बैगनी। इसका आंसर क्या होगा? किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होगा? अभी बताएं, बैगनी। तरंगदैर्घ्य पूछे सबसे कम किसका होगा? तो बैगनी का। और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सबसे ज्यादा लाल का। और झुकाव पूछे सबसे कम किसका? तो लाल का। और सबसे ज्यादा झुकाव पूछे तो किसका हो जाएगा? बैगनी का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष जो होता है, देखते होंगे इंद्रधनुष निकलता है तो उसमें 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग में जो उसका भीतरी हिस्सा होता है किस रंग का होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लाल होगा, बैगनी होगा, पीला होगा या हरा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बैगनी। और ये आप लोग को जो हम ऑब्जेक्टिव सीरीज करा रहे हैं, इसमें से आप ये याद रखिएगा कि यदि आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक भी ऑब्जेक्टिव दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या करें हम डाउट के साथ इसको क्लियर करें। तो जब डाउट के साथ क्लियर होगा तो दोबारा जरूरत नहीं है याद करने के लिए। आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे पढ़ लीजिए और घर पे सब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए। ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दोबारा पढ़ने की जरूरत है? आप घर पे क्या करेंगे? रट्टा मारेंगे। रट्टा मारेंगे ना, रट्टा मारने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं जी। रट्टा मार के कई दिन याद रखिएगा, 1 दिन 2 दिन। अब हम यहाँ पे क्या करें, डाउट के साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करें, तो इसमें तो दिक्कत होना नहीं है।
ठीक है। तो इसीलिए आप लोग क्या करें, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लीजिए टेक्नो योद्धा यूट्यूब चैनल पे, और क्या करें आप घर पे अपना सब्जेक्टिव का तैयारी कर लीजिए। हो सकता है कि आने वाले मतलब समय में 2-4 दिनों के बाद हम क्या करें, यहाँ पर सब्जेक्टिव सीरीज को भी लेकर आए और वो सब्जेक्टिव सीरीज भी हम कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।